हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके बाद पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमने एक लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि ऑसिलेटिंग चार्ज है या तो एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल में अभी नहीं दिया है, हम भी यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझो कि एक हाई टेंशन कॉइल है, हाई टेंशन मतलब हाई वोल्टेज। ओके, यहां से इनपुट वोल्टेज, यहां पे ले लिया आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए हाई टेंशन कॉइल है और यहां पे रोड्स है। ठीक है, और यहाँ पे दो रोड के बीच में एक स्पार्क गैप है, ये स्फीयर्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो रोड्स है वो इंडक्टर का काम करेंगे और आपको जो दो स्फीयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों स्फीयर मिलके कैपेसिटर का काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बनेगी एलसी ऑसिलेशन सर्किट। ओके, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये रोड्स है वो इंडक्टर का काम करेंगे और यहाँ पे रखा हुआ है स्पार्क गैप एस। ये सब मिलके एलसी ऑसिलेशन सर्किट बनाएंगे और हमें पता है कि एलसी ऑसिलेशन में चार्ज जब ऑसिलेट होता है तब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे आपको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बात करते हैं, चलो सपोज ये एक्सिस है, स्पार्क गैप नाम क्यों रखा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये एक्सिस है और किसी एक पॉजिटिव साइकिल के लिए ये कैपेसिटर का अपर पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ और ये लोअर पोर्शन नेगेटिवली चार्ज हुआ। ठीक है, किसी एक पोजीशन पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स दी चार्ज और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? तो ये कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज्ड है, यहाँ पे कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और जब ये बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास ये स्पार्क गैप, इतना गैप है, उसको क्रॉस करने की एनर्जी आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी Q²/2c के हिसाब से इंक्रीज होते 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 एक टाइम पे ये गैप को क्रॉस करने जितनी एनर्जी उसके पास आ जाए तब एक साथ बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्चार्ज होके यहां पे जाएगा। ठीक है, तो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गया तब यहां पे बीच में एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अब स्पार्क नाम क्यों दिया, क्योंकि जब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर रेंज विजिबल लाइट की रेंज में है तो वो आपको लाइट जो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है वो दिखाई देगा और हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्पार्क हुआ, इसलिए नाम पड़ा स्पार्क गैप। ओके,
तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा डाउनवर्ड। अब नीचे की ओर अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो नीचे की ओर अपना थंब रखो, ऐसे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तब बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। बट हमें पता है कि जब चार्ज मैक्सिमम होगा तब करंट की वैल्यू रहेगी 0, जब चार्ज 0 होगा तब करंट की वैल्यू बनेगी मैक्सिमम एलसी ऑसिलेशन सर्किट में, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो, जब चार्ज मैक्सिमम तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, जब इलेक्ट्रिक करंट 0 तब मैग्नेटिक फील्ड 0, जब इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और चार्ज 0 तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये एक्स्ट्रा है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये दो चीज़ें याद रखो। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुआ तब नज़दीक के एरिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है, क्योंकि तब यहाँ पे चार्ज रेस्ट में आ गया, स्टोर्ड हुआ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा मैक्सिमम से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, वो धीरे धीरे यहाँ से इतना डिक्रीज हुआ 0 हुआ, तब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ मैक्सिमम हुआ, ठीक है। तो इनिशियली द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा π/2 इनिशियली, हाँ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे प्रोपोगेट होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्लियर होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीटली रेडिएट हो जाते हैं तब, सोर्स से काफ़ी दूर निकल जाते हैं तब फेज डिफरेंस बन जाता है 0, ठीक है। चलो इतना समझ में आया होगा। तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया, मतलब ये स्फीयर नेगेटिव बना, ये स्फीयर उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव बनेगा, फिर यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगा। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सपोज मैं किसी दूसरे पॉइंट के लिए बोलूँ, तो यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज हुई, धीरे धीरे डिक्रीज हुई, ऑपोजिट वे में इंक्रीज हुई और ऑपोजिट वे में डिक्रीज हुई। तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप ऑब्जर्व कर रहे हो सोर्स के एकदम नजदीक, तो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट 0 से ये मैक्सिमम बने तब मैग्नेटिक फील्ड है 0, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होके 0 हुआ तब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम बना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये फेज डिफरेंस क्लियर होता जाएगा और लास्ट में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, फिर डिक्रीज होके 0। तो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह, ठीक है। थोड़ा 3D में यहाँ पे दिखाने की ट्राई करते हैं। ये ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, मतलब यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे थोड़ा बार, यहाँ पे थोड़ा बार, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर डिक्रीज 0, मतलब ऐसे वेव बनेगा ऐसे। अब उतना तो हम क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, बट ऐसे समझो। ये पेज से अंदर जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता जाएगा। वैसे ये प्रोपोगेट होता है, इसीलिए ऐसे वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो ऐसे वेव्स को बोला जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हो कि ये वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मान लो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन z एक्सिस पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन x एक्सिस पे है एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस y एक्सिस पे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा और आगे ऐसे बढ़ेंगे, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। पहले से रिपीट कर देते हैं। हाई वोल्टेज कॉइल इसीलिए ताकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, ताकि हाई एनर्जी हमें सिग्नल मिल सके। यहाँ से इनपुट दोगे, हाई टेंशन कॉइल में से पास होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा। ये रोड्स एंड स्फीयर्स मिलके एलसी ऑसिलेटर सर्किट बनाएंगे और चार्ज जो है वो जब यहाँ पे स्टोर होगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जब चार्ज मूविंग रहेगा, ये स्पार्क गैप को क्रॉस करेगा, तब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता हुआ नजर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा। अब ये जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी वो हम अभी नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाऊँगा और आपको भी साथ साथ नोट्स में कॉपी करते जाना है, ठीक है। और सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ सकता है या तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में भी काम लग सकता है, तो अच्छे से याद रखना। रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब इक्वेशंस कैसे बनाने हैं वो समझो। आपको पहले तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सिलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आप एक्स वाई जेड कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करोगे ऐसे, लेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज propagating in positive z direction। सपोज पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक चीज याद रखना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमें मिलेगी E क्रॉस B से। तो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन k कैप चाहिए तो यहाँ पे करना पड़ेगा I कैप क्रॉस J कैप। I क्रॉस J आपको क्या मिलेगा? K। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? X डायरेक्शन में। मतलब ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में होना चाहिए, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Y डायरेक्शन में और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन Z डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन कैसे बनता है वो आप 11th में पढ़ चुके हो। E इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इन यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी आई कैप से, ठीक है। एंड सेम वे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे J कैप, ठीक है। ये इक्वेशन अच्छे से याद रख लेना। इसमें जो जो टर्म्स है वो समझो। यहाँ पे E, ठीक है, ये जो E की वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट टाइम t एट पोजीशन Z,
टी टाइम पे पोजीशन Z पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये मिलेगी। ठीक है, ई नॉट है या तो बी नॉट है, वो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पे के, तो वो तो आपको अच्छे से डिफाइन करना है, वेयर के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, और उसको बोला जाता है वेव वेक्टर। और जो ओमेगा है इक्वल टू आप 2 पाई एफ लिख सकते हो, उसको बोल सकते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड ओमेगा बाई के करो, अगर आप ओमेगा डिवाइड बाई के, तो लैम्बडा इंटू एफ मिलेगा, 2 पाई कैंसिल होके, और लैम्बडा इंटू एफ इक्वल टू स्पीड, ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट रहेगा c, ओमेगा बाई के इक्वल टू क्या मिलेगा आपको c। चलो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फिनिश हुई। सेकंड देखो, रिलेशन बिटवीन E एंड B, तो E डिवाइड बाई बी इक्वल टू C आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे ERMS डिवाइड बाई BRMS हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली वेरिंग फील्ड्स है, तो हम उसकी RMS वैल्यूज निकालते हैं। या तो E नॉट डिवाइड बाई बी नॉट हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करो या तो RMS वैल्यू को कंपेयर करो, आपको इन दोनों का रेशियो मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वैक्यूम के लिए। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, जैसे हमने बात की थी, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। दो टाइप के वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसको बोलते हैं? जिसमें डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, जैसे साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में देखो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। चलो, अगर मैं बोलूं इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? या तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो रेडियो वेव है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन फ्री स्पेस कांस्टेंट रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1। सेकेंड हम लेते हैं इन गिवन मीडियम, तो यहाँ पे 1/√, देखो म्यू नॉट था, वो क्या था? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे हम रखेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ पे आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको c डिवाइड बाई क्या मिलेगा? v। c डिवाइड बाई v करो तो अंडर रूट क्या मिलेगा? म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट मतलब क्या हुआ? रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। c डिवाइड बाई v मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। n इक्वल टू आपको मिल गया अंडर रूट म्यू आर इंटू के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम। आपको याद होगा सेकेंड चैप्टर, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल के। और के का मीनिंग क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप साइड में एक बार लिख देना, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हर एक जगह पे लिखना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वेयर म्यू नॉट इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटीज है। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। ठीक है, यहाँ पे 4 टॉपिक फिनिश हुए। अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। ओके, तो ये 5th कैरेक्टरिस्टिक देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स exert
pressure on a surface when they are incident on it called radiation pressure। ठीक है, अब प्रेशर अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स जरूरी। फोर्स इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम, तो मोमेंटम जरूरी। तो यहाँ पे पहले देखते हैं मोमेंटम डिलीवर्ड टू दी सरफेस, मोमेंटम डिलीवर्ड टू दी सरफेस, सपोज चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस, तो यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट ऑन दी सरफेस डिवाइड बाई सी आएगा। हाँ, बट यहाँ पे केस है फॉर टोटल एब्जॉर्प्शन, अगर लाइट 100% एब्जॉर्ब हो रही है सरफेस के अंदर तो डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा यू बाई सी, अदरवाइज डेल्टा पी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा यू बाई सी। बट यहाँ पे फॉर टोटल रिफ्लेक्शन, अगर टोटल एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, टोटल रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो मोमेंटम है वो ग्रेटर देन डेल्टा यू बाई सी होगी और लेस देन 2 इंटू डेल्टा यू बाई सी होगी। ठीक है, टोटल एब्जॉर्प्शन या तो आपको बोला गया है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो फिर आपको डेल्टा यू बाई सी लेना है, और टोटल रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस के साथ कोलाइड होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो मोमेंटम डिलीवर्ड टू दी सरफेस आपको मिलेगा डबल 2 इंटू डेल्टा यू बाई सी, वेयर डेल्टा यू इज इंसिडेंट एनर्जी ऑन सरफेस। 6 देखो, EM वेव्स पोजेस एनर्जी, EM वेव्स के पास एनर्जी होती है, एंड दे कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनर्जी कैरी करके लेके जाते हैं। तो जो सन में से हमें मिलती है एनर्जी यहाँ तक अर्थ तक पहुँचती है, वैक्यूम में से ट्रैवल करके आती है, तो वो भी इसी रीज़न से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके पास एनर्जी होती है और वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनर्जी कैरी करके लेके भी जाते हैं। 7th, E क्रॉस B gives the direction of propagation of the EM wave। E क्रॉस B से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो पता चलेगी। चलो ये 5, 6 एंड 7 हो गई, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाकी की 1-2 प्रॉपर्टीज अभी और बाकी है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का एडिशन होगा। अब ये हमने सेकंड चैप्टर में डिराइव किया था, ये 6th चैप्टर में। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास था 12 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, बट वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रहा है, इसलिए हमें RMS वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ERMS। यहाँ पे था b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, बट यहाँ पे भी RMS वैल्यू का यूज करना है, तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट लिखेंगे, बट b की जगह पे BRMS। ठीक है, अभी देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें एक ही फॉर्म में ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए। एनर्जी डेंसिटी को रो से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल u से भी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो BRMS एंड म्यू नॉट को हम एप्सिलॉन नॉट एंड ERMS के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। BRMS की जगह पे हम लिख सकते हैं ERMS डिवाइड बाई C। क्यों, हमने जस्ट पढ़ा था अभी हमने कि E बाई बी इक्वल टू सी मिलता है स्पीड ऑफ लाइट, E बाई बी इक्वल टू सी, देन B इक्वल टू E डिवाइड बाई सी। ओके, यहाँ पे 2 म्यू नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डिराइव करके देखते हैं। चलो, स्पीड ऑफ लाइट C इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे म्यू नॉट क्या मिल सकता है, 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ स्क्वायर करके म्यू नॉट अलग ले लो, तो यहाँ पे मुझे म्यू नॉट की जगह पे मिल सकता है 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट, सी का स्क्वायर ही है ब्रैकेट के ऊपर देखो। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। सेम वे
आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला BRMS² डिवाइड बाई म्यू नॉट बी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ERMS की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई नॉट डिवाइड बाई √2। ERMS इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइड बाई √2। तो यहां से मुझे एक और फॉर्मूला मिल सकता है, रो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई नॉट डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर कर दूँ तो 1/2 आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे भी मुझे मिल सकता है B0² डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड RMS के फॉर्म में दिया हुआ है तो एनर्जी डेंसिटी रहेगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी रहेगी एप्सिलॉन नॉट ERMS²। और अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो एनर्जी डेंसिटी मिलेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सेम वे BRMS के लिए भी और B0 के लिए भी आप बना सकते हो। ठीक है, एक ये कैरेक्टरिस्टिक देखो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी का मतलब समझो कि सपोज आपके पास एक यूनिट एरिया है, उसके ऊपर रेडिएशन एनर्जी कितनी अप्लाई होती है पर यूनिट टाइम, और वो भी नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इन यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, E डिवाइड बाई AT। और यहाँ पे आप देखो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम करो तो आपको मिल जाएगा पावर, है ना। तो यहाँ पे मिलेगा आपको पावर डिवाइड बाई एरिया। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी आपको मिलेगा जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, अदरवाइज वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखो ऊपर एनर्जी है तो जूल, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, या तो एनर्जी अपॉन टाइम मतलब जूल पर सेकेंड के लिए आप वॉट लिख सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट बन सकता है। ठीक है, इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, तो इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला यहां से डिराइव कर सकते हैं कि हमारे पास E डिवाइड बाई AT है ही, इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन टाइम t। ठीक है, वेयर x इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय EM वेव। यहाँ पे लाइट की जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे, प्रॉपर वर्ड EM वेव। ठीक है, इन टाइम ड्यूरेशन t। अब देखो यहाँ पे E डिवाइड बाई एरिया इंटू एक्स अलग ले लेता हूँ, x डिवाइड बाई t अलग ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी रो, और डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम मतलब स्पीड ऑफ लाइट या तो स्पीड ऑफ EM वेव। तो I इक्वल टू रो इंटू सी आपको फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो 8th कैरेक्टरिस्टिक में आएगा एनर्जी डेंसिटी, ये अच्छे से याद रख लो। 9th में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के दो फॉर्मूला, I इक्वल टू E बाई AT या तो P बाई A, और सेकेंड फॉर्मूला है I इक्वल टू रो इंटू सी। रो की जगह पे ये वैल्यूज डाल दोगे, क्वेश्चन में आपको इंटेंसिटी पूछा हुआ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी इक्वल टू रो इंटू सी रख के रो की जगह पे ये फॉर्मूला रख दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या तो RMS दिया हुआ है तो ये, और वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इतना नोट्स में कॉपी कर लो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।